हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मेटल्स नॉन मेटल्स हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया था ना बच्चों। लास्ट के वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। बट उससे पहले जिन बच्चों को ये अभी अभी वीडियो मिला है, आपके किसी दोस्त ने शेयर किया है, किसी फ्रेंड ने शेयर किया है, या आपको यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, आपके स्क्रीन पे आ गया, आपने यहाँ पे क्लिक किया है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मेटल्स नॉन मेटल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा, मतलब इसके पहले के क्वेश्चन पूरा प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा। तो नीचे कमेंट बच्चों मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में जाके देखिए, आपको सबसे नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे और उस लिंक में आपको मेटल नॉन मेटल पे जाके क्लिक करना है, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे 2000 से ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं अभी तक, 9th 10th 11th 12th की। तो आप जाके कमेंट सेक्शन जो पिन है उसमें चेक करें, आपका क्लास 10th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा। और ये चैप्टर अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और आप सीधे एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप कर रहे हैं गलती। आपको सीधे एग्जाम्पलर नहीं पढ़नी है, पहले आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। अब सर चैप्टर अच्छे से कहाँ पढ़े, तो जाइए कमेंट सेक्शन में, चैप्टर का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग बच्चों एक गलती मत करिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप एक घंटे में चैप्टर निपटा दे। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस 1 आवर के पढ़े, 1 आवर में मेटल नॉन मेटल कंप्लीट करें। हंसी नहीं आती? सोचो 1 आवर में मेटल नॉन मेटल कैसे कंप्लीट कर लोगे भाई? सोचो 1 आवर में मेटल नॉन मेटल कैसे कंप्लीट हो सकता है? तो इन सब छलावे वाले वीडियोस के चक्कर में ना पड़े। आप मेरी क्लास देखिए, नीचे 20 से 21 घंटे का मैंने वहाँ क्लास कराया हुआ है, सब कुछ कवर होगा और पक्का एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं कि जो ना आए। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, चैप्टर की वीडियो देखने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखनी है। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखें। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोलता है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर। ओके, बाय रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर एंड पार्ट बी इज कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर। तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से आपको याद होगा बच्चों, रोस्टिंग आप किसकी करते हो? जिंक के सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हो। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है बताइए? रोस्टिंग का मतलब होता है एयर के प्रेजेंस में जिंक का जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, जिससे हमको जिंक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद होगी। तो आइए हम करते हैं इसकी रोस्टिंग। बट आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, रोस्टिंग होती है जिंक के सल्फाइड ओर की। ठीक है, तो जिंक का जो सल्फाइड ओर होता है उसका फॉर्मूला होता है ZnS। कैसे होता है फॉर्मूला ZnS? कई बार डिस्कस कर चुका हूं। जिंक पे 2+ चार्ज और सल्फाइड आयन क्या होता है? 2-। तो ये वाला 2 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, तो होगा Zn2S2। फिर 2 से 2 हम जब यहां भी 2 यहां भी 2, तो हम 2 नहीं लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो ZnS जिंक सल्फाइड, ये फॉर्मूला है जिंक सल्फाइड। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होता है बच्चों? याद है आपको? ये होता है जिंक ब्लेंड ओर। याद है आपको? ये क्या है? जिंक का जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड ओर। और इसका जो केमिकल, ये तो इसका कॉमन नेम है, मतलब कॉमन भाषा में इसको जिंक ब्लेंड ओर बोलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक का सल्फाइड ओर का नाम बताओ, तो जिंक ब्लेंड ओर, और इसका जो केमिकल नाम है वो है जिंक, केमिकल नेम है जिंक सल्फाइड। सभी बच्चों को पता होगा। वाई सल्फाइड? बिकॉज सल्फाइड आयन की हेल्प से ये बना है। तो बच्चों आप करने जा रहे हो रोस्टिंग, और रोस्टिंग हम करते हैं एयर के प्रेजेंस में। तो यहां पर हमने एयर लगाया, एयर का मतलब क्या? ऑक्सीजन लगाया। ठीक है ना भाई, एयर से हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमको कहां से मिला? एयर से। तो यहां हमने लिखा क्या? ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, हमने सॉलिड लिखा। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, हमने ब्रैकेट में G लिख दिया। ठीक है, और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, एयर से मिला। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में आप क्या करते हो? हीट करते हो, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको यहाँ रोस्टिंग हमने लिख दिया, और अगर आप चाहो तो हीट भी लिख सकते हो, क्योंकि हीट तो हम कर ही रहे हैं। तो क्या बनता है बताइए? जिंक सल्फाइड से बन जाता है आपके पास जिंक ऑक्साइड। याद होगा आपको? ठीक है, तो ये जो जिंक ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड होता है। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? बहुत इजी है बनाना। देखिए यहाँ सल्फर है और यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो ये गैस यहाँ पर बाहर निकल गई। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस तो बच्चों आप लोग सब लोग कर सकते हैं आराम से। कैसे? ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं? 2 + 1 3, और यहाँ पर कितने हैं आपके ऑक्सीजन? कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो एक काम अगर हम करें क्या कि सल्फर भी बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है,
अगर हम यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन 1 है, इसको अगर हम 2 बनाना चाहें तो यहाँ हम 2 लगाएंगे। देखो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 2 4, क्योंकि इवन ऑड को हम इवन बनाते हैं, सब मैं क्लास में चैप्टर नंबर 1 में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो 2 प्लस 2 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 करने के लिए आप इसको अगर 2 करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, 2 2 4 ऑक्सीजन तो हो गया, बट जिंक डिस्टर्ब हो गया। जिंक देखिए यहाँ पर 2 हो गया है ना, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, जिससे कि 2 जिंक 2 सल्फर। अब जब 2 सल्फर हो गए तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सल्फर 2 हो जाए, लेकिन जैसे ही ऐसा करोगे 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए आपके कहाँ, राइट हैंड साइड में। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 यहाँ से और 2 1 मतलब ये एक ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ से ऑक्सीजन और 4 यहाँ से, टोटल हो गया 6। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अच्छा बच्चों, एक चीज आप खास बात देखिएगा, इन्होंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर, ठीक है। तो रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर किसका होता है, जिंक के सल्फाइड ओर का, यानी कि आप किसका रोस्टिंग करेंगे, जिंक ब्लेंड का करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक बात बताइए कि क्या मैं एग्जाम में ये भी लिख के आऊँ क्या कि जब मुझे जिंक ऑक्साइड मिल गया है तो क्या मैं इसका रिडक्शन भी कार्बन से करके दिखाऊं। याद है ना आपको कि जब जिंक ऑक्साइड हमको मिल जाता था तो हम क्या करते थे, हम कार्बन सॉलिड लेके इसको फिर से हीट करते थे, और ऐसा करने से क्या होता था, ये जो कार्बन था इसको रिड्यूस करा देता था, जिंक बाहर हो जाता था और आपको मिलता था क्या, आपको मिलता था कार्बन मोनोऑक्साइड। याद है। तो कहता है कि सर क्या ये वाली रिएक्शन भी मैं दिखाऊं एग्जाम में। तो देखो बच्चों, मेरा क्या मानना है, जब उन्होंने आपसे रोस्टिंग पूछी है तो रोस्टिंग का डेफिनेशन क्या होता था, रोस्टिंग का डेफिनेशन होता था कि भाई सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट कर दो, जिससे कि सल्फाइड का जो ओर होगा यानी कि जिंक सल्फाइड किस में चेंज होगा, जिंक ऑक्साइड में। तो बच्चों हम यहीं पे रिएक्शन स्टॉप कर देंगे, हम सिर्फ रोस्टिंग बताएंगे। हम ये जिंक ऑक्साइड जो हमको मिला है इसका हम कार्बन से रिडक्शन यहां पर नहीं बताएंगे, ठीक है। हाँ, अगर ये आपको पूछते कि रोस्टिंग के थ्रू आपको जिंक कैसे मिलता है, ठीक है, जिंक हम कैसे प्राप्त करते हैं, जिंक हमको कैसे मिलता है, तो हम क्या करते, हम ये वाली रिएक्शन भी लिखते। बट अब हम जितना पूछा है अभी हम उतना ही लिखेंगे। 2 मार्कर क्वेश्चन था ये, तो 1 मार्कर में आपको रोस्टिंग पूछा और सेकंड 1 मार्कर में आपको कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर। हाँ बच्चों याद करिए, कैल्सिनेशन किसका करते हो आप, किसी मेटल के कार्बोनेट ओर का, किसी मेटल के कार्बोनेट ओर का। तो भाई जिंक का जरा कार्बोनेट बना लीजिए, याद होगा आप लोगों को, जिंक पे होता है 2+ चार्ज, ठीक है, और कार्बोनेट आयन क्या होता है CO3 2-, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2- और जिंक 2+। तो अब करना क्या है, ये वाला 2 जाएगा इस CO3 के नीचे, तो ध्यान से चेक करो, जिंक ये वाला 2 जिंक के नीचे आएगा, तो Zn2 और CO3 का होल, इस पूरे का होल ट्वाइस। अब देखो इधर भी 2 इधर भी 2, तो ना हम इसको लिखेंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा ZnCO3, ठीक है। तो जिंक का जो कार्बोनेट और होगा वो ZnCO3 होगा, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका बच्चों केमिकल नेम तो क्या है, जिंक कार्बोनेट। बट स्टूडेंट्स आपको याद होगा जिंक का जो कार्बोनेट ओर है, तो जिंक के कार्बोनेट ओर को क्या बोला जाता है, कैलामाइन ओर, ठीक है। याद होना चाहिए आप लोगों को, बच्चे याद नहीं करते एग्जाम में अगर आ जाए तो कि कैलामाइन ओर क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जिंक कार्बोनेट, ओके। तो जिंक का कार्बोनेट ओर कैलामाइन ओर होता है। हाँ भाई, अब बताइए ये सॉलिड के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब आप इसका क्या करने जा रहे हैं बताइए, कैल्सिनेशन, ओके। और जब कैल्सिनेशन किया जाता है तो एयर की सप्लाई रोक दी जाती है। आपको पता है यहां पर हम एयर का फ्लो कुछ भी नहीं करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा, बिकॉज एयर से ही तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो सिंपली हमने यहां ऊपर क्या लिख दिया, कैल्सिनेशन। मतलब कैल्सिनेशन का मतलब ही है कि भाई हीट कर रहे हैं हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ओके। बट फिर भी हीट लिखना हो तो आप लिख दो। अब हाँ भाई बताइए, कार्बोनेट होता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर, जब भी कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो CO2 हमने बाहर कर दिया। अब तो बहुत इजी हो गया बच्चों, CO2 बाहर चला गया, क्या बचेगा, ZnO। और वैसे भी आपको पता है कि जिंक कार्बोनेट किस में चेंज होएगा, जिंक ऑक्साइड में। तो आई थिंक बच्चों दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, ये ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर लीजिए। जिंक कार्बोनेट सॉलिड, हीट किया, कैल्सिनेशन किया, जिंक ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। बात समझ में आई। अगर उन्होंने यहाँ पे पूछा होता कि भाई जिंक कैसे मिलेगा, तो हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता और इसको हम हीट करते तो हमको जिंक मिल जाता। बट अभी हम केवल इतना ही लिख के छोड़ देंगे बिकॉज हमको कैल्सिनेशन ही पूछा हुआ है, ओके। कर लीजिए। नंबर 56 देखिए, कह रहा है कि अ मेटल कैपिटल M, तो कोई मेटल है कैपिटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो कोई मेटल है कैपिटल M नाम का, वो मेटल अभी हमको पहचानने के लिए बोलेंगे कि बताओ कैपिटल M क्या है, ठीक है। तो अ मेटल कैपिटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो ये जो मेटल है ये एसिड्स से
रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन आपको नहीं देता। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है, बट ये जो भी मेटल है ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि बट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, बट ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब ये जब मेटल है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये मेटल है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ब्लैक कलर का कोई सब्सटेंस देगा, ऑब्वियसली मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और ये क्या होगा, ये होगा ब्लैक कलर सब्सटेंस। ठीक है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेटल कैपिटल एम एंड ब्लैक कलर्ड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द मेटल एम विद ऑक्सीजन। अब देखिए बच्चों, बात यहाँ पर ये बोल रहा है बच्चा, सर एग्जाम में हम इसको कैसे पहचाने। देखिए, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ते हुए होगा ना, पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा होगा, एसिड बेस सॉल्ट, फिर मेटल नॉन मेटल। तो देखिए, पता है इस क्वेश्चन को पकड़ने का एक तरीका है, क्या, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो ये बच्चों, इस क्वेश्चन को पकड़ने का, कि जब हमने आपको पढ़ाया था क्लास में, तो हमने आपको बताया था सभी मेटल्स की हम रिएक्शन ऊपर से कराते हुए चले आ रहे थे एसिड्स के साथ, और कराते कराते हमने आपको दिखाया था आयरन की, हमने आपको रिएक्शन कराई थी किसके साथ, आयरन की रिएक्शन कराई थी हमने H2SO4 के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना H2SO4, तो आपको फेरस सल्फेट मिला था, FeSO4 मिला था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने कॉपर की रिएक्शन कराई थी सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, हमने वहां पर क्लास में आपको बताया था बच्चों, जैसे ही हमने कॉपर की रिएक्शन कराई थी किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ, कोई भी रिएक्शन ही नहीं हुई थी। यानी कि जब कॉपर एसिड से रिएक्ट करता है तो कोई भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। इसी तरीके से बच्चे बोलेंगे सर आपने तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। जी नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, ये हमने आपको क्लास में बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया था। और जरा आप अपनी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों उठा के देखिए जरा, आपका जो कॉपर है वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के भी नीचे आता है, ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन के नीचे आता है। तो कॉपर काफी कम रिएक्टिव है, कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव। ओके, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ध्यान से चेक करो, बिकॉज कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। आप मेटल रिएक्टिविटी उठा के देखिए तो कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है, प्लीज उसको देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही रीजन है कि कॉपर किसी भी एसिड से रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक, अब जब कॉपर एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन कहाँ से देगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चे बोलेंगे सर मेटल तो हम पहचान गए, कैपिटल एम कॉपर है, ठीक, लेकिन सर हम कैसे पता करें कि मेटल कैपिटल एम कॉपर ही है। तो बच्चों सुनो, क्योंकि भाई क्या पता कोई और भी मेटल हो जो एसिड से ना रिएक्ट करता हो। जैसे कि बच्चे बोल देंगे सर सिल्वर भी तो, सिल्वर Ag और गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है Au, सिल्वर और गोल्ड भी तो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। भाई सही बात तो है, तो कैपिटल एम सिल्वर और गोल्ड भी तो हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आंसर में कॉपर देना है कि सिल्वर देना है कि गोल्ड, ये हम इस बात से पहचानेंगे। आपको बच्चों दूसरा भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया हुआ है, वो कह रहा है कि जब ये मेटल एम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस देता है। अब ये तो बहुत पढ़ाया है मैंने क्लास में, बहुत फेमस है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जब नेक्स्ट भी कोई चैप्टर करोगे या इसके पहले का किया होगा तब भी आपको एक क्वेश्चन मिला होगा। बच्चों हमेशा याद रखिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोलेगा कोई मेटल है एम, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक सब्सटेंस देता है, तो सुन लो वो मेटल पक्का कॉपर होता है, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं, काफी देर तक अगर हम हीट करते हैं तो हमको कॉपर सेकेंड ऑक्साइड मिलता है बच्चों, जिसका कलर कैसा होता है, जिसका कलर कैसा होता है बताइए, जिसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो आइए हम पहले आपको रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए कॉपर जो होता है, सॉलिड कॉपर ले लीजिए आप, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर आप वहां पे डाल सकते हो काफी, और एयर जो होना चाहिए, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं तो यही आपको राय दूंगा, आपका प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, उससे ऑक्सीजन आप पास करिए तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब प्योर ऑक्सीजन दे दीजिए तो फटाफट रिएक्शन अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, तो कॉपर जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, ये गैस है, तो आपको मिलता है एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड कैसे मिलेगा, तो बच्चों यहां पर कॉपर आयन होगा आपका 2+ वाला, कॉपर 2+ और ऑक्साइड आयन 2-, तो 2 इधर आएगा और 2 इधर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा CuO। भाई 2 इधर 2 और 2 है तो हटा देंगे इसको, CuO कॉपर ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है कॉपर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2+। ओके, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में 2 लिखा और ऑक्साइड लिख दिया। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है बच्चों, यही कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड हो गया ये ब्लैक प्रोडक्ट है, ये ब्लैक प्रोडक्ट है।
ठीक। और ये जो इसका जो मतलब इसका जो फेज होगा वो कैसा होगा, सॉलिड। तो ये सॉलिड आपको मिलता है। अब इसको फटाफट बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉपर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2। अब यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका मेटल को क्या है बच्चों, इन्होंने कैपिटल M पूछा था, मेटल इज इक्वल्स टू कॉपर। तो अब इसको हटा दो आप, सिंपली जो पहला आंसर दोगे आप वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आंसर फर्स्ट क्या कि मेटल इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉपर, और ब्रैकेट में आप COPPER कॉपर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इन्होंने मेरे से क्या बोला था, आइडेंटिफाई मेटल, मैं मेटल पहचान गया। एंड ब्लैक कलर प्रोडक्ट, बच्चों ब्लैक कलर प्रोडक्ट भी आपको बताना है। तो ब्लैक कलर प्रोडक्ट क्या है वो भी बता दीजिए इनको। ब्लैक कलर प्रोडक्ट इज व्हाट, ब्लैक कलर प्रोडक्ट इज कॉपर ऑक्साइड। और ब्रैकेट में इसका नाम भी लिख सकते हो आप, CuO। हमने इसका फॉर्मूला भी आपको दिखाया, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने मेरे को क्या बोला है, इन्होंने मेरे को बोला है एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल M विद ऑक्सीजन। मेटल M की ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्शन बतानी है, ठीक है। सुनो, उन्होंने ये नहीं बोला कि लिखनी है ना, लिखेंगे तो हमारी जिम्मेदारी, रिएक्शन तो लिखो ही, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन बोला एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको 1-2 लाइन लिखनी बच्चों। तो ये एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। हम लिखेंगे कॉपर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, मतलब काफी देर तक आपको हीट करना पड़ेगा, टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और ये रही रिएक्शन आपकी नीचे, ठीक है। मैं फिर से सभी बच्चों को याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन को पता है मैंने कैसे पकड़ा। इस क्वेश्चन को मुझे तो पहले ये याद नहीं आ रहा था कि कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं, तो मैंने ये एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं देगा, ठीक है, ये वाली बात से मैं इसको नहीं पकड़ पाया था। तो मैंने कैसे पकड़ा, मैंने इसको ऐसे पकड़ा कि जब इस मेटल को बच्चों ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बनेगा, बहुत फेमस है, सभी बच्चे याद कर लें। जब कॉपर को ऑक्सीजन, केवल कॉपर ही एक ऐसा मेटल है जिसको आप ऑक्सीजन के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करोगे, काफी देर तक हीटिंग करोगे बच्चों, तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर में घुमा घुमा कर आया, फिर से सुन लो। किसी मेटल को अगर हम, कोई मेटल दिया हुआ उन्होंने एग्जाम में, उस मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं और अगर आपको बोल दिया उन्होंने एग्जाम में कि ब्लैक कलर का प्रोडक्ट मिल रहा है, पक्का वो कॉपर ऑक्साइड होगा, पक्का वो कॉपर ऑक्साइड ही होगा, ब्लैक कलर का सब्सटेंस। इसका मतलब पक्का जो मेटल है वो कौन सा मेटल है, कॉपर है, जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा होगा। तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड मुझको याद आ गया, तो फटाफट मुझे रिएक्शन भी याद आ गई, तो मुझे मेटल भी याद आ गया। जैसे ही मुझे मेटल याद आया तुरंत मैंने सोचा कि अरे भाई मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में तो मैंने क्या पढ़ा है कि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है। तुरंत मेरे दिमाग में ये भी आ गया कि कॉपर तो एसिड से रिएक्ट करेगा ही नहीं, ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ना तो सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि कॉपर तो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से मैंने चीजें पहचानी। ओके बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। Now students, question number 57 is a very simple question. An element forms an oxide A2O3. जरा आंखें खोल लीजिएगा, ये Al2O3 नहीं लिखा है, एल्यूमिना मत, आप इसको समझ लीजिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो ये क्या है आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं है, A2O3 इन्होंने बोला है। क्या बोला है, A2O3, मतलब कि जरूर A कोई मेटल होगा, A क्या होगा, सॉरी A मेटल में बोल रहा हूँ, सॉरी A कुछ होगा, ठीक है ना, A कोई एलिमेंट होगा, वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। A कोई एलिमेंट होगा, ये क्या हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, करेक्ट। तो A का हमको ऑक्साइड दिया हुआ है A2O3। अब ये क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि विच इज एसिडिक इन नेचर, मतलब ये जो A2O3 है, मतलब एलिमेंट A का जो ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है आइडेंटिफाई कैपिटल A एज अ मेटल और नॉन मेटल, मतलब ये जो कैपिटल A है ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अब यहाँ पर हमने आपको क्लास में क्या पढ़ाया है बताइए, हमने आपको क्लास में पढ़ाया बच्चों कि, और मैंने फील भी कराया, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले क्लासेस देखिए, मैं कई बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, सुनो। हमने आपको क्लास में ये पढ़ाया बच्चों कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, याद करिए बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बेसिक इन नेचर होगा। और हमने आपको क्या बताया है, हमने क्लास में बताया है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर व्हाट, आर एसिडिक इन नेचर। तो ये दोनों बातें अगर आप लोग को नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इन्होंने जो ऑक्साइड बच्चों मुझे दिया हुआ था वो ऑक्साइड कैसा था बताओ, एसिडिक था। इसका मतलब ये जो एलिमेंट A है ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो ठीक है, बात समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आंसर में क्या लिखा कि एज वी नो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, हेंस कैपिटल A इज अ
नॉन मेटल, तो कैपिटल ए एक नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर हमने तो क्या पढ़ा था, याद करिए जरा। बच्चे बोलेंगे सर हमने पढ़ा था कि जो जिंक का ऑक्साइड होता है, याद है आपको, जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, याद है ना, आपने पढ़ा था ना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड ZnO, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स मतलब ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो एग्जाम में अगर हम ये सोच लें कि ये जो कैपिटल ए है, ठीक है, ये एल्युमिनियम है, क्योंकि फॉर्मूला भी वैसा लग रहा है, देखो A2O3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है Al2O3, तो सर अगर हम कैपिटल ए को एल्युमिनियम बोल दें, और एल्युमिनियम तो मेटल होता है। एक बात बताऊं, जब इन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, तो उन्होंने आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा है बच्चों, जनरल क्वेश्चन पूछा है, तो जनरल तरीके से आप बिहेव करिए, जनरल तरीके से आप आंसर करिए, ठीक है। और जनरल मेथड क्या है, मतलब जनरली जो क्या होता है, हमेशा जनरली केमिस्ट्री में ये होता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा बच्चों कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये हमने एक्सेप्शनल केस में पढ़ा था, एकदम अलग से ये टॉपिक हमने पढ़ा था, तो ये कोई जनरल बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ मेटल्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं, मतलब एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, जिसमें से एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो ये तो एक स्पेशल केस था ना, इसको आप क्यों जवाब दे रहे हो, जनरल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा, आप जनरल फॉर्म में जवाब दीजिए। बात समझ में आई। तो कैपिटल ए पक्का एक नॉन मेटल होगा, क्योंकि जो भी कैपिटल ए है उसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि सर क्या हम कैपिटल ए को बताएं एग्जाम में कि कैपिटल ए कौन सा नॉन मेटल है, कैपिटल ए क्या है, तो जवाब है नहीं, बताने की जरूरत बच्चों नहीं है आपको, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, आइडेंटिफाई कैपिटल ए एज अ मेटल और अ नॉन मेटल, बस आपको ये बताना था कि कैपिटल ए मेटल है कि नॉन मेटल है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर वो एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लें कि कैपिटल ए कौन, मतलब उसको आइडेंटिफाई करो मेटल और नॉन मेटल, और उसके बाद इसका नाम भी बताओ, मतलब ये एक्चुअल में कैपिटल ए अगर मेटल है तो कौन सा मेटल है, और अगर नॉन मेटल है तो कौन सा मेटल है, सॉरी कौन सा नॉन मेटल है। तो मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं बच्चों, आप ग्रुप नंबर 13 में चले जाइए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 में क्या था बताइए, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ये सब क्लास में मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, याद करिए ग्रुप नंबर 13 में जो बोरॉन का नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉन मेटेलिक नेचर होता है, ठीक है। बोरॉन का नेचर कैसा होता है, नॉन मेटेलिक नेचर होता है, मतलब ग्रुप नंबर 13 का केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका नेचर कैसा होता है, नॉन मेटेलिक। और बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स वो होता है B2O3। क्या होता है बोरॉन का ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड B2O3 होता है, ठीक है। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसका मतलब ए जो एक नॉन मेटल है, तो ए है क्या, तो जवाब है ए क्या है, बोरॉन। और बोरॉन का सिंबल क्या होता है, बोरॉन का सिंबल होता है कैपिटल B। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो क्लास 10th में नहीं देना चाहिए, बिकॉज हमको कहीं पे भी बोरॉन ऑक्साइड के बारे में नहीं पढ़ाया गया। फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि जिस भी नॉन मेटल की ये बात कर रहे हैं वो नॉन मेटल क्या है, बोरॉन है, ओके। तो आपको केवल यहीं तक आंसर करना है और एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा नॉन मेटल है, ओके। फिर भी अगर पूछा जाए तो याद रखिए। 58 देखिए, कह रहा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट, ओके। तो आयरन का कोई पॉट है, मतलब लोहे का बर्तन है, तो आइए जरा एक आयरन पॉट बना लेते हैं। तो ये एक आयरन पॉट है सपोज, ठीक है। और इस आयरन पॉट के अंदर क्या रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब कॉपर सल्फेट एक्वस है ना। कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाया गया होगा, सॉल्यूशन बनाना आता है ना कॉपर सल्फेट का, एक्वस सॉल्यूशन पानी में मिला के बढ़िया से स्टर करिए, उसको हिलाइए। कलर बताइए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या होता है, ब्लू, याद है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर एक्वस मतलब पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन इट, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद क्या देखा इन्होंने कि आयरन पॉट में होल्स हो गए बच्चों, इसकी बाउंड्री पे, ठीक है। इस बर्तन में होल हो गया आयरन पॉट में, ये आयरन का पॉट है, Fe पॉट, Fe मतलब आयरन, ठीक है। तो Fe पॉट आयरन का पॉट है। अब इसमें होल्स हो गए, तो इसमें होल्स क्यों हो गए, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बात समझिए जरा। देखिए होता क्या है, आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा हुआ है क्या, आप अपनी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, आप देखोगे बच्चों आयरन कॉपर से ऊपर आता है, ध्यान से चेक करिए। जो आपका आयरन है वो कॉपर के कहीं ना कहीं, कॉपर से जस्ट पहले आता होगा, ऊपर आता होगा। तो मुझे बताइए आयरन मोर रिएक्टिव है या कॉपर, आयरन।
तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो होगा क्या, पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए आयरन जो है, आयरन के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखेंगे कहीं पे, ठीक है, तो FeCuSO4 एक्वस है ये, तो ये क्या करेंगे, ये आयरन के एटम धीरे धीरे कॉपर के एटम को डिस्प्लेस करेंगे, कॉपर के एटम को धीरे धीरे डिस्प्लेस करेंगे सॉल्यूशन में से। तो बन क्या जाएगा, बन जाएगा आपके पास क्या, यहाँ कॉपर सल्फेट की जगह आपके पास क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4, और साथ में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगी। ये प्रोसेस आप थोड़ा सा समझिए बच्चों, ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो रहा है, समझिए जरा बात को। देखिए होता क्या है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये जो कॉपर सल्फेट है ये आयंस के फॉर्म में रहता है, मतलब समझिए ये कॉपर 2+ आयन होते हैं और सल्फेट 2- आयन होते हैं, ठीक है। अब ये जो आयरन का एटम है, ठीक है, ये आयरन का एटम क्या करता है, बोलता है कि भाई मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करूँगा और Fe2+ बनाऊँगा, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए बच्चे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पता है कॉपर को बेचारे को ज़बरदस्ती लेना पड़ता है, ठीक है। आयरन बोलता है कि मैंने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो कॉपर 2+ आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद है उनको लेना पड़ेगा। तो कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कॉपर का एक एटम बन गया, फिर कॉपर का एक और एटम बनेगा, फिर कॉपर का एक और एटम बनेगा, इस तरह, क्योंकि भाई बहुत सारे कॉपर के आयन यहाँ पे मौजूद है ना। और ऐसा तो है नहीं कि जो पॉट बना हुआ है, जो पॉट की दीवारें हैं बच्चों ध्यान से समझिए, पॉट का जो वॉल है वो पॉट का वॉल तो आयरन से बना हुआ है। अब पॉट का वॉल, जैसे कि ये देखिए मान लीजिए पॉट है, ठीक है, अब ये इसकी दीवार आयरन की अगर बनी है तो इसमें आयरन के कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स से मेरा तात्पर्य है एटम। तो यहाँ पर आयरन के कितने एटम है बताओ, इनफाइनाइट, धीरे धीरे एक एक एटम 2-2 एटम अंदर जाता रहेगा, जाता, तो बहुत सारे आयरन के भी एटम अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे आपको फेरस आयन मिलेंगे, Fe2+ को फेरस बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे आयरन के एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, तो बहुत सारे कॉपर 2+ 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के एटम बनाते जाएंगे। अब कॉपर का एक एटम बनेगा, फिर दूसरा एटम बनेगा, फिर तीसरा एटम बनेगा। तो कॉपर के बहुत सारे एटम बच्चों पास पास आके कॉपर के एटम मेटेलिक बॉन्डिंग करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग करने लगेंगे। तो कुछ स्थिति ऐसी देखिए कि ये फेरस आयन क्या करेगा, ये फेरस आयन अब इसको पकड़ लेगा, किसको, सल्फेट आयन को, है ना, बोलेगा कॉपर, क्योंकि उसने क्या किया, कॉपर 2+ को तो जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस करा दिया। तो यहाँ पॉट के अंदर कॉपर सॉलिड के फॉर्म में ऐसे डिपॉजिट होने लगेगा धीरे 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 धीरे, और अंदर अब आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ना मिलकर धीरे धीरे किसका सॉल्यूशन मिलने लगेगा, फेरस सल्फेट, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। सभी बच्चों को पता होना चाहिए फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। हुआ क्या होगा, आप बात समझ में आ रही है, ये Fe2+ ने किसके साथ कंबाइन किया होगा, SO4 2- के साथ FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन बनाया होगा। और ऑब्वियसली अगर हम ध्यान से देखें तो अंदर Fe2+ और SO4 2- बहुत सारे होंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिए आप ध्यान से कि आयरन के एटम आ कहाँ से रहे हैं, तो जवाब है सर आयरन के एटम यहाँ से आ रहे हैं, इसकी बाउंड्री से, वॉल से, है ना भाई। एक एटम आएगा, 2 एटम आएगा, धीरे धीरे दिन बीतते गए बहुत सारे एटम निकल जाएंगे। और आपको पता है बच्चों कि ये जो दीवार बनी हुई है आयरन पॉट की, जो वॉल है, इसकी जो बाउंड्री है वो आयरन के एटम से ही तो बनी हुई है ना। आयरन के एटम्स ने मेटेलिक बॉन्डिंग करके रखा हुआ है ना आपस में, मेटेलिक बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आयरन का एटम निकलता जाता है क्योंकि उसको रिएक्शन करने को मिल रहा है ना, उसको मजा आ रहा है, वो मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ से जब आयरन के एटम निकल जाएंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते करोड़ों एटम निकल जाएंगे। जब यहाँ से आयरन के एटम ही चले गए तो बताओ यहाँ होल नहीं हो जाएंगे, छोटे छोटे यहाँ पोर्स नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, क्योंकि इसको बंद करके किसने रखा था, आयरन के एटम ने मेटेलिक बॉन्डिंग आपस में करके एक वॉल बनाया हुआ था। अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और आयरन के एटम अंदर जाते जा रहे हैं, तो भाई यहाँ होल हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, बोलेगा सर ये बताओ जब यहाँ पर होल हो गए ये छोटे छोटे, तो अंदर तो कॉपर के एटम भी बन रहे थे, वो बोलेगा अंदर तो कॉपर के एटम भी बन रहे थे, क्या कॉपर का एटम आके इस होल में नहीं फिट हो जाएगा? नहीं, एक्चुअल में कॉपर के एटम जब बनेंगे तो वो एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे उनका मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, है ना। कॉपर के एटम ऐसा चल के थोड़ी ना आएंगे और छेद के पास कि भैया मैं छेद को बंद कर देता हूँ, होल को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है कि वो आराम से बनने के बाद होल को ढूंढेगा कहीं पे, उसको किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है,
ठीक है। ऐसा करने के लिए आपने उस पर कोई वर्क डन नहीं करवाया बाहर से कि भाई चल जाके होल को फिल करो। और एक बात और बता दूं, अगर वो होल के पास आ भी जाए बच्चों किसी तरीके से, तो ध्यान से सुनिए, होल के आसपास तो अभी भी आयरन के एटम है कि नहीं है बताइए, है ना भाई। पूरा पॉट थोड़ी ना खराब हो गया है, जहां जहां होल है बस वहां से आयरन के एटम जा चुके हैं, आसपास यहां पर अभी तो आयरन के एटम है। अगर कॉपर यहां पे आ भी जाए, कोई कॉपर का एटम बच्चों यहां पर, तो वो कॉपर का एटम आयरन के एटम के साथ थोड़ी ना मेटालिक बॉन्डिंग कर लेगा, बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग में आपने क्या पढ़ा था क्लास में कि मेटालिक बॉन्डिंग कब होती है, सेम मेटल के एटम्स के साथ, सेम मेटल के एटम के, मतलब आयरन का जो एटम है वो आयरन के एटम के साथ ही चारों तरफ से मेटालिक बॉन्डिंग कर सकता है। कॉपर थोड़ी ना आयरन से कर लेगा, बात समझ में आई। तो ये मत समझना कि ये होल बंद हो जाएंगे कॉपर के द्वारा। तो अब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बस यही सब उन्होंने पूछा था, कैन आई एक्सप्लेन द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी में हम लिखेंगे, ये देखिए क्या, कि भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। हमें पता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देयरफॉर आयरन डिस्प्लेसेस, आयरन डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को, Cu कॉपर को। कहां से डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या बना देता है, एन फॉर्म्स फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। और इस तरीके से जो पॉट है उसमें धीरे धीरे होल्स हो जाते हैं। और ये रहा बच्चों आपका रिएक्शन, ठीक है। यहाँ एक्वस लिख दीजिए, यहाँ सॉलिड। बताइए कोई डाउट है, बैलेंस रिएक्शन है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ने से पहले मैं आपको क्लास 9 में ले जाना चाहता हूँ। क्लास 9 के केमिस्ट्री में हमने एयर का एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े थे, मतलब एयर कौन कौन से गैसेस से मिलके बनी हुई है। उसमें अगर आप याद करें तो अगर आप क्लास 9 में जाएं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। एयर का जो कॉन्स्टेंट था परसेंटेज में क्लास 9 में हम लोग ने पढ़ा था क्या, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, याद है आपको। 21% ऑक्सीजन गैस, 21% लगभग क्या होता है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता था वो कितना होता था, मेरे ख्याल से कार्बन डाइऑक्साइड शायद होता था 0.04%, ठीक है। और ऑर्गन जो होता था वो आपका होता था 0.93%, ओके। तो ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन होता था, जिसमें से हमें मेन दो याद रखने थे, कौन कौन से, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप मुझे ध्यान से चेक करिए, अगर हम 100 ml एयर ले लें, मतलब एयर का वॉल्यूम सपोज 100 ml ले लें, तो उस 100 ml एयर में बच्चों आपको 78 ml क्या मिलेगी, नाइट्रोजन। यानी कि अगर हम आपको बोलें कि एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सी गैस है, तो जवाब है नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि अ नॉन मेटल कैपिटल ए विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ओके। तो अब आप पहचान गए होंगे ये नॉन मेटल क्या होगा, नाइट्रोजन ही तो होगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अ नॉन मेटल कैपिटल ए विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो ए तो बच्चों में पहचान गया हूं, तो मैं आंसर लिख लेता हूं, अभी आगे देखूंगा मैं क्या कह रहा है। तो ये ए जो होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब देखो बच्चों यहां पर बात ये है कि नाइट्रोजन को मैं एन कैपिटल एन लिखूं कि N2 लिखूं। पता है मैं यहां पे N2 लिखूंगा, कारण समझिए बच्चों, ठीक है, कारण समझिए। आपको पता है कि नाइट्रोजन के दो एटम ट्रिपल बॉन्डिंग करके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये हमने क्लास में पढ़ा है जब बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, याद है आपको। एन ट्रिपल बॉन्ड एंड होता है नाइट्रोजन, जिनको नहीं पता देख लें भाई। अरे भाई क्या होता था, भूल चुके हो क्या, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, हाँ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 2,5 है ना, तो कितना होता था 7। तो 1 2 3 4 5 और इधर से भी 1 2 3 4 5। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और +2 5, तो इसके 3 सामने से शेयर करेगा, ठीक है। और इस नाइट्रोजन के भी 1 2 3 4 5 में और 3 सामने से शेयर करेगा। तो याद है इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक बॉन्ड, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एक बॉन्ड। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने आपको बताया था, तो उसको ज्वाइन कर दो ऐसे। तो क्या बन जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये इलेक्ट्रॉन को हम नहीं दिखाएंगे जब हम बॉन्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है वो N2 होता है। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर हम ऐसा लिखें तो ये नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, जब हमने यहाँ बता दिया कि भाई एयर का मेन कॉन्स्टेंट कैपिटल ए है, इन्होंने जो नॉन मेटल बताया था, तो ये नॉन मेटल कैपिटल ए नाइट्रोजन हमने बता दिया, लेकिन मैं इसको ब्रैकेट में इसका सिंबल N2 लिख रहा हूँ। पता है क्यों, क्योंकि बच्चों इन्होंने क्वेश्चन ही थोड़ा सा इसी स्टाइल से पूछा हुआ है, पढ़ो। उन्होंने बोला है नॉन मेटल कैपिटल ए विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ एयर। तो एयर में नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में थोड़ी ना रहती है, एयर में तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रहती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। इसलिए हम N2 लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे हम नाइट्रोजन का। बात समझ में आई कि नहीं। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिखना, उसका एटम नहीं, क्योंकि एयर में वो जिस फॉर्म में
वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट। नाइट्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में, बात समझ में, एटम्स नहीं होते, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ N2 लिखा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी हमने N2 क्यों लिखा। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन इन 1:3, बच्चों ध्यान दें, व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन, तो बच्चों ध्यान दें अगर आप, तो हाइड्रोजन के साथ ये हीट कर रहे हैं 1:3 के रेशियो में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि हाइड्रोजन को अगर हम किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ हीट करें, ध्यान दें जरा, व्हेन हीटेड व्हाट हीटेड, नाइट्रोजन हीटेड विद व्हाट, विद हाइड्रोजन इन 1:3। 1:3 का मतलब बच्चों 1 पार्ट तो क्या लेना है, नाइट्रोजन, और 3 पार्ट क्या लेना है, हाइड्रोजन। तो जब आप इसको हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट Fe, आयरन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो जब आप इसको हीट करोगे, आयरन के प्रेजेंस में आप इसको अगर हीट करोगे तो आपको क्या मिलता था, याद करिए, गिव्स अ गैस B, आपको अमोनिया गैस मिलती थी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3। ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, सुन लीजिए। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ 1:3 में लेके 1:3 के रेशियो में आयरन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट बच्चों ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं बट रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब आयरन को लगाने से आयरन को मिलाने से हमको इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब ये, पहले आप इसको पहले बैलेंस कर लो। पहले देखो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें और यहाँ 3 तो बैलेंस हो जाएगा। चेक करो, नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, मतलब नाइट्रोजन के आगे 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, और हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा है, 3, तो 1:3 में तो हुए। यानी कि 1 वॉल्यूम अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हो तो 3 वॉल्यूम आपको क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन, तो आपको 2 वॉल्यूम क्या मिलेगा, अमोनिया, ठीक है। और ये जो अमोनिया बनाने का प्रोसेस होता था इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, HBERS, हैबर प्रोसेस है ये। आप क्लास 11th में पढ़ोगे और मैंने पढ़ाते टाइम आपको क्लास में बताया भी है। तो हैबर प्रोसेस में यही तो होता था कि नाइट्रोजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ 1:3 के रेशियो में लेते थे और आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते थे तो हमको अमोनिया गैस मिलती थी। तो यहाँ पे बच्चों इनको गैस कौन सी मिली है, B, और हमको क्या मिली है, अमोनिया। तो हम तो B को भी पहचान गए। तो B कौन सी गैस है बताइए, अमोनिया गैस है। तो B कौन सी गैस हो गई, अमोनिया गैस, ओके। अब गैस ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है, तो आपको जो इसका फॉर्मूला लिखना है वो क्या लिखना है, NH3। तो B क्या है हमारा, NH3 है। बताइए कोई डाउट है, हाँ। तो मैं कह रहा था कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। बात समझिए जरा बच्चों, बात ये है, थोड़ा सा इमेजिन करिए, मान लीजिए आपको 1 घंटे में, जब आपने आयरन नहीं लगाया, ऐसे ही अगर आप हीट कर रहे हो, तो मान लो आपको 1 घंटे में अगर मिलती है, मान लो 1 घंटे में आपको, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, उसको दिल पे मत ले लेना, मान लो 1 घंटे में आपको 3 लीटर अमोनिया मिलती है। कितनी मिलती है, 3 लीटर। तो अगर आप आयरन लगा दोगे तो शायद आपको 1 घंटे में 4 लीटर मिले, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। अब आपको पर यूनिट टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए हम लोग कैटलिस्ट लगाते हैं। कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट रिएक्शन को कराने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। आप क्लास 11th में पढ़ोगे, हमने कई जगह बता भी रखा है क्या, कि अगर सरफेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सरफेस केमिस्ट्री, अगर सरफेस इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो बस आयरन कुछ नहीं करता, सरफेस प्रोवाइड करता है, किसको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को सरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे वो फटाफट रिएक्शन करने लगते हैं। तो पर यूनिट टाइम में आपको ज्यादा कंपाउंड मिलता है, ठीक है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस और एलिमेंट विच कैन ऑल्टर मतलब चेंज करना, विच कैन ऑल्टर, वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सब आप क्लास 11 में डिटेल में पढ़ोगे। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आयरन एज अ कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहा है। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो आयरन लगाने के बाद अगर आप हीट करके इस रिएक्शन को करोगे तो पर यूनिट टाइम में आपको कंपाउंड ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ मैंने इसलिए बता दिया कैटलिस्ट, ताकि एग्जाम में कैटलिस्ट भी 1 मार्कर अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, तो बी भी मैं पहचान गया हूँ। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन, मतलब एक बार उन्होंने हाइड्रोजन के साथ हीट करके प्रोडक्ट बनवाया अमोनिया, अब हीटिंग विद ऑक्सीजन कर रहे हैं। तो हीटिंग विद ऑक्सीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट किसके लिए लगा होगा, नाइट्रोजन के लिए। तो बच्चों होता क्या है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगी। पहले NO का मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके। तो ये एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है। ये कैसा है, इनकम्प्लीट प्रोसेस। और ऐसा कब होगा बताइए, लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की जब कमी हो। लेकिन होता क्या है कि अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में अवेलेबल है बच्चों, तो रिएक्शन क्या होती है, N2 + O2 गिव्स NO2 बनता है। NO2 मतलब NO क्या है, फिर से बता रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिख लो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके।
तो ये क्या होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गई, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट प्रोसेस ऑब्वियसली बस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन, कंप्लीट प्रोसेस मीन्स ऑक्सीजन की यहाँ कमी नहीं है, ऑक्सीजन अच्छी तरीके से अवेलेबल है। अगर इसको बैलेंस करना हो बच्चों तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा दीजिए और ये भी 2 to the 4 और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब बात ये है बच्चों कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो आंसर पीछे दिया हुआ है क्या, कि ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड कैपिटल सी, तो कैपिटल सी आपको बताना था, तो कैपिटल सी पीछे आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। अब वो क्यों दिया हुआ है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो ऑक्साइड होगा, जो बनेगा, मतलब जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो ऑक्साइड बनेगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोग लिखेंगे। उसका कारण मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सुनिए बच्चों। उन्होंने कहीं पे ये तो बोला नहीं कि ऑक्सीजन का लैक है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा तो बोला नहीं। तो हम मान लेंगे हाँ भाई ऑक्सीजन है अच्छी खासी। अब देखिए बच्चों, बात यहाँ पर यह है कि हमको पता है, थोड़ा सा हमको नॉलेज है कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा जरा, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में पास किया जाता है तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, अरे नाइट्रोजन ऑक्साइड लो ऐसे है ना, पाइप से प्रेशर लगा के, पानी का कंटेनर ऐसे रखा हुआ, पानी इसमें भरा है, पाइप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें ऐसा कंटेनर में प्रेशर से डालो, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा पता है वो किसका तैयार होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, पता है आपको। और यही बात तो इन्होंने क्वेश्चन में मेरे को बोली है। इसको अगर आपको बैलेंस करना हो तो ये ऑलरेडी बैलेंस से चेक कर लो, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड HNO3 मिलेगा मुझे, सुन लो, वाटर में पास कराया किसको मैंने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तब मुझे तब मुझे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड मिला है, जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड थोड़ी ना होता है जो वाटर में आप पास कराओगे तो आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाए। इसलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए, पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है कि दिस ऑक्साइड, तो ये जो ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड, ऑब्वियसली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इज पास्ड इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पकड़ में आ गया क्वेश्चन। सुनो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे पता है क्यों दिया है बच्चों, ऑक्सीजन क्यों दिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्यों दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही करिए बच्चों, पता है क्यों, समझो बच्चों, क्या होगा मैं आपको बताता हूं, आइए देखिए हुआ क्या। पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही बना, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को डायरेक्ट नहीं वाटर में पास किया है। बच्चों ध्यान से जरा चेक करिए, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए, तभी तो आंसर दिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, सभी बच्चे लिखें। बाजार में जो बुक आती है उसमें गलत दिया हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा सही, क्यों होगा मैं आपको ये बताता हूं, ध्यान से चेक करिए। कह रहे दिस ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सुनो बच्चों, इज पास इनटू वाटर। सुनो, अगर केवल इतना लिखा होता ना, इज पास इनटू वाटर, सुनो, अगर केवल इतना लिखा होता है इज पास इनटू वाटर, तब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही लेते, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में पास करके नाइट्रिक एसिड मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि दिस ऑक्साइड मींस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज पास इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी लगा दिया भैया उसने। इसका मतलब कि पहले इन द प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब समझते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर से उसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन, किसको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। तो होगा क्या बच्चों, पहला स्टेप ये होगा पता है, कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है पहले तो वो एयर से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होगा, पता है, और वो बनाएगा पता है क्या, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप दिल पे ले लो तो लो बैलेंस कर लो, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनेगा। देखा कितनी छोटी सी यहाँ पर हिंट थी, इसलिए कैपिटल सी को हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिखेंगे। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाता, ये ना लिखा होता इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये कैपिटल सी क्या होता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डालने पर हमको नाइट्रिक एसिड मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो कैपिटल सी आप सुधार के लिखिएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। कह रहा है कि इट गिव्स एन एसिड डी, तो वो एसिड डी दे देता है। इट कौन ऑक्साइड, जब इस ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके वाटर में पास कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको एसिड डी मिल जाता है। तो ये एसिड डी कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। और कैसे पहचाना ये एसिड नाइट्रिक एसिड है, बिकॉज विच एक्स, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि इट गिव्स एन एसिड डी विच एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों आपको याद होगा ये नाइट्रिक एसिड बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि हमने आपको पढ़ाया था, पीछे कुछ क्वेश्चंस में आया था कि मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके
हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व करते हैं, पढ़ा था आपने। क्यों नहीं हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं? क्योंकि मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट तो करते होंगे, तो मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट तो करते होंगे, बट रिएक्ट करके क्या देते थे? हाइड्रोजन देते भी होंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं HNO3 के साथ, लेकिन ये हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसके द्वारा? नाइट्रिक एसिड के द्वारा, और वाटर बन जाता था, हमको हाइड्रोजन नहीं मिलता था, याद है आपको? तो इस तरीके से अब हम पहचान गए कि जो एसिड है वो क्या है हमारा? नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका बी पार्ट देखिए, कह रहा है कि टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग। ये देखिए, ये जो नॉन मेटल है क्या, कैपिटल ए, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बताइए? ग्रुप नंबर 15 को। ये तो बहुत ईजी है, हाँ, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो मेटल नॉन मेटल में ही शायद मैंने पहले बताया आपको, है ना। तो ग्रुप नंबर 15 याद करने का भी देखिए, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग। तो ये नॉन मेटल जो नाइट्रोजन है कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 15 को। तो हम लिखेंगे दिस नॉन मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15, क्योंकि आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, या इसी चैप्टर में हमने आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले, ग्रुप नंबर 15 को याद करने का स्टाइल क्या था? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ओके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ग्रुप नंबर 15 का टॉप मेंबर कौन होता था? नाइट्रोजन, जो कि एक नॉन मेटल है। बात समझ में आई? तो इसका ग्रुप नंबर कितना है? ग्रुप नंबर है इसका 15। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज आपको ए बी सी डी 4 तो ये आपको पहचानने थे, और उसके बाद 1 नंबर का 1 मार्कर क्वेश्चन ये था कि ये जो नॉन मेटल है कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 15 का है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 59। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते थे कॉमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।